हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक न्यू हॉट रोमांटिक स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लॉन्ग शाओजी को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी को लेकर उदास होती है। शाओजी हमारे मेन लीड जू शाओ को कॉल करके बताती है कि उसके साथ डील करने के लिए रेडी है, जिसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी को सेल करने के लिए मान गई है। जू शाओ उसे अपने विला पर बुलाता है। शाओजी घबरा कर वहां आती है तो जू शाओ उस पर तंज करता है। उसने 10 दिन से भी कम समय में अपना फैसला ले लिया। शाओजी को याद आता है कि वो इस इंसान से क्लब में मिली थी। उसने शाओजी के साथ बहुत ही रूड बिहेव किया था। जू शाओ ने उसे अपना नंबर दिया था और बताया था कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट होने को तैयार हो गई तो वो उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देगा, और इस बारे में सोचने के लिए 10 दिन का समय भी दिया था। जू शाओ शाओजी को अपने करीब खींचकर उसे अपने कपड़े रिमूव करने को कहता है। वो उसकी बात मानकर कपड़े रिमूव कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही थी। वो जू शाओ फिर से उसके डील के बारे में सोचने का समय मांगती है। जू शाओ उसे याद दिलाता है कि उसे सोचने के लिए पहले ही काफी समय दिया गया था। अब अगर वो पीछे हट गई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और उसकी घबराहट को देखकर पूछता है कि क्या वो वर्जिन है या फिर। शाओजी उसे बता देती है कि वो अभी भी क्लीन है, लेकिन हमारे हॉट हीरो को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उसे वो फिर से कपड़े रिमूव करने का ऑर्डर देता है। शाओजी जैसे जैसे अपने कपड़े रिमूव कर रही होती है, जू शाओ उसे देखकर पागल हो रहा था। जू शाओ शाओजी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी शाओजी को उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करनी पड़ती है। कुछ घंटे बाद शाओजी जू शाओ से अपनी जॉब के बारे में पूछती है, तो जू शाओ से कहने लगता है कि उसे किसी भी आदमी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। शाओजी को लगता है कि जू शाओ ने उसे धोखा दिया है। वो जैसे ही उसे थप्पड़ मारने जाती है तो जू शाओ हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भले ही तुम मेरी हो, लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद वो फिर उसके साथ रोमांस करने लगता है। सुबह जब शाओजी की नींद खुलती है तो जू शाओ उसके ऊपर होता है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो जू शाओ नींद से उठ जाता है और फिर एक बार फिर शाओजी के करीब जाने लगता है। शाओजी डरते हुए उसको रोकती है और बताती है कि सुबह हो गई है और उनकी डील खत्म हो चुकी है। जू शाओ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो शाओजी को फ्रेश होने के लिए कहता है। उन दोनों को ही बेड पर कुछ दाग दिखाई देते हैं। शाओजी कुछ कहने जाती है तो जू शाओ से चुप करवा देता है और 20 मिनट के अंदर रेडी होने का ऑर्डर देता है। वो शाओजी के वहां से जाते ही सोचता है कि शाओजी सच में क्लीन थी। ऑफिस के लिफ्ट में जू शाओ शाओजी के करीब जाने लगता है तो शाओजी लिफ्ट रुकने पर जल्दी से बाहर निकल जाती है। जू शाओ से बताता है कि उसे डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करना है। तभी वहां पर शिया फीजू आ जाती है, जो कंपनी का ख्याल रखती है और शायद वो पार्टनर भी थी उस कंपनी की। जू शाओ उसे शाओजी को काम समझा देने का कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद फीयू का चेहरा और हरकतें चुड़ैलों जैसी हो जाती हैं। फीयू शाओजी को सबसे मिलाती है, ये कहकर कि वो बिना इंटरव्यू दिए ही इस जॉब को हासिल कर चुकी है बॉस की मदद से। जिसके बाद ऑफिस के सारे लोग उसे लेकर गॉसिप करने लगते हैं। शाओजी अपना काम स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। इसीलिए वो अपने कोलीग से हेल्प मांगती है और वो खुद हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद उसकी नर्स उससे पूछती है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ क्यों नहीं आया, और कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए था। शाओजी इन बातों की वजह से एम्बेरस हो रही थी। शाओजी घर पहुंचती है तो देखती है जू शाओ बाहर इंतजार कर रहा है। उसे पता था कि शाओजी ने पहले दिन ही ऑफिस से छुट्टी ली थी। जू शाओ शाओजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करने लगती है। तो जू शाओ गुस्से में उसे कार में लाकर धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी मम्मी को सब बता देगा। उसे पता होता है कि उसका घर कौन से फ्लोर पर है। शाओजी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए उसे जू शाओ के साथ जाना पड़ता है। जू शाओ से लेकर क्लब पर आया होता है, जहां उसके कुछ दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं। वो सबको शाओजी का चेहरा फेमिलियर लगता है, तो जू शाओ सबको बताता है कि यहीं पर काम करती थी। जू शाओ इसके बाद उसे सबको एंटरटेन करने के लिए कहता है और फिर उसे गाना गाने के लिए फोर्स किया जाता है। वहीं उसके रोमांटिक सॉन्ग को सुनकर जू शाओ परेशान हो रहा था। शाओजी अचानक बाहर किसी को देखती है, तो वो बाहर जाकर येन यू कहकर किसी को ढूंढती है। शाओजी को वो आदमी मिल जाता है तो उसे पुरानी बातें याद आती हैं। येन यू वो इंसान होता है जिसे वो प्यार करती थी। येन यू भी शाओजी से प्यार करता था और अपने दोस्तों को बताता है कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। शाओजी अब अपने ख्यालों से निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी रॉन्ग पर्सन को पकड़ा है।
शाओजी रोते हुए वहीं बैठ जाती है। जू शाओ उसके सारी हरकतों को देख रहा था और अपना सिगरेट बुझाकर उसे घसीटकर अंदर ले जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं। वहीं जू शाओ सबको बाहर निकाल देता है। जू शाओ शाओजी पर गुस्सा करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके होते हुए किसी और आदमी का नाम अपने मुंह से निकालने की। शाओजी उसे खुद से दूर करती है और फिर उसे याद दिलाती है कि उन दोनों के बीच की डील अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं सीढ़ियों से उतरते हुए शाओजी गिर जाती है। शुजाओ उसके पास जाता है तो वो उसे इग्नोर करके चले जाने के लिए कहती है। जू शाओ फिर भी उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। नर्स शाओजी को दवाई लगा रही होती है। तभी वो हॉस्पिटल के लोगों को देखकर पैनिक करने लगती है। उसे याद आता है कि इसी हॉस्पिटल में येन यू की मौत हुई थी। शाओजी को भागते देखकर जू शाओ उसे रोकता है तो शाओजी उसे जोर से कट लगाती है। जू शाओ उसे गुस्से में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से शाओजी के पेट पर चोट लग जाती है। लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से जाने लगता है। तभी शाओजी जू शाओ का हाथ पकड़ लेती है तो वो फिर पिघल जाता है और उसे शांत करने के लिए उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। शाओजी वहां नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जू शाओ उसे अपने घर लेकर आता है, जहां डॉक्टर चेक करके बताता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन जाते हुए फिर रुककर हिदायत देता है कि अभी भी कोई इंटेंस एक्सरसाइज के लिए उसकी बॉडी ठीक नहीं है। जू शाओ रात के समय शाओजी के पास ही होता है। तभी उसके मुंह से फिर से येन यू का नाम सुनकर जू शाओ फिर से गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। गुस्से में पूछता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके मना करने के बाद भी किसी और आदमी का नाम लेने की। जू शाओ वहां से निकलकर अपने असिस्टेंट से येन यू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। सुबह असिस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि येन यू येनशी ग्रुप का 3rd जनरेशन है और वो कुछ दिन में येनशी ग्रुप का टेक ओवर करने के लिए चाइना लौट रहा है। 1 साल पहले ऑपरेशन के बाद वो गायब हो चुका था और इस 1 साल में कोई भी नहीं जानता कि उसने क्या किया और उसका कोई भी डाटा नहीं मिल पाया। जू शाओ असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उसे हॉस्पिटल में जाकर पूरी बात का पता लगाना चाहिए। लेकिन जाते समय असिस्टेंट के हाथ में चुड़ैल फी यू एक फोटो देख लेती है। जू शाओ उसके घर आने की वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसे कुछ पेपर्स पर इमीडिएटली उसके सिग्नेचर्स चाहिए थे। फी यू शाओजी को वहां देख लेती है और पूरी बात समझती है, उसकी इंसल्ट करती है और खुद को महान दिखाती है और कहती है कि जू शाओ मैं ऐसी तो नहीं कि किसी के बेडरूम में मिलूं। जू शाओ शाओजी को देखकर उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो वो बता देती है कि वो अपने घर जा रही है। जू शाओ ड्राइवर से उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है और खुद टैक्सी लेकर चली जाती है। फीजू ऑफिस में अनाउंसमेंट करती है कि युआनशी ग्रुप न्यू सीईओ येन यू की आज आफ्टरनून में कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। शाओजी ये नाम सुनकर परेशान और खुश दोनों ही हो जाती है। वहीं फीजू से कुछ सवाल करके वो वहां से चली जाती है। उसे जानना था कि येन यू क्या सच में जिंदा है। नेक्स्ट सीन में येन यू कॉन्फ्रेंस रूम में स्पीच दे रहा होता है, जहां जू शाओ भी मौजूद था। फीजू उसे कहती है कि उसे लगा नहीं था कि वो इतनी छोटी सी कॉन्फ्रेंस में आएगा। जू शाओ से बताता है कि उसे बस येन यू ग्रुप के सीईओ को देखना था। जू शाओ जिसके बाद वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन यू अपनी कार में बैठने वाला होता है कि तभी शाओजी उसे देख लेती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वहीं जू शाओ और फीजू भी ये सब कुछ देख रहे थे। शाओजी बॉडीगार्ड से रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उसे धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से शाओजी नीचे गिर जाती है। लेकिन इस सब से येन यू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। जू शाओ शाओजी के पास जाने लगता है तो फीजू उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनता। पहले जू शाओ उसकी फिक्र कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उन दोनों का फिर से येन यू को लेकर बहस होने लगती है। शाओजी जैसे ही उस पर चिल्लाती है तो वो भड़क जाता है और उसे धमकाता है कि वो बस इंतजार करे, उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये देखने के लिए। शाओजी जब अकेले घर लौट रही थी तब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार येन यू होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। येन यू शाओजी को बताता है कि वो इलाज के लिए अब्रॉड गया था, जिसकी वजह से वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था, और साथ ही बताता है कि वो कॉन्फ्रेंस उसके डैड ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से वो तब उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। येन यू शाओजी को उसके घर छोड़ता है और उसे कल लंच के लिए पूछता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है।
शाओजी रेस्टोरेंट पर येंजू का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर जू शाओ आता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसके लिए इंतजार कर रही थी। तो शाओजी मना करती है और उसे दूसरी जगह जाने को कहती है क्योंकि ये जगह पहले से ही किसी और के लिए बुक है। जू शाओ येंजू को आते हुए देखता है और डेविल स्माइल के साथ पूछता है कि क्या येंजू को बता सकती है कि वो दोनों एक साथ सो चुके हैं। शाओजी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। येंजू उनके पास आता है तो शाओजी जू शाओ को अपना बॉस कहकर इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद येंजू उसे एक साथ खाने के लिए रुकने को कहता है, लेकिन शाओजी बताती है कि उसका बॉस बहुत बिजी है जिसकी वजह से वो रुक नहीं सकता। येंजू शाओजी से उसके बारे में पूछता है तो जू शाओ कह देता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखा है, जिसके बाद वो चला जाता है। ऑफिस में फियू शाओजी को होटल रूम 305 में मीटिंग में जाने के लिए कहती है। शाओजी को रास्ते में जू शाओ रोक लेता है और ऑफिस में रहकर उसे काम करने को कहता है, लेकिन वो उसका कहना नहीं मानती है और 305 में ली किंग के साथ मीटिंग का बताकर वहां से चली जाती है। मीटिंग के समय शाओजी के डिजाइन ली किंग को पसंद नहीं आते तो उसके ऊपर भयानक तरीके से चिल्लाता है और वहीं फिर वो शाओजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शाओजी भागने के लिए डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक होता है। जू शाओ शाओजी के लिए परेशान हो रहा था, तभी असिस्टेंट आकर उसे होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ली किंग शाओजी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ली किंग शाओजी को जैसे ही सोफे पर धक्का देता है उसे पता चल जाता है कि वो बच नहीं सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करती है और फिर ली किंग से कहती है कि अगर वो भी ड्रिंक करेगा तो ये सब और भी ज्यादा मजेदार होगा। ली किंग इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद शाओजी ड्रिंक की बोतल उसके सर पर ही फोड़ देती है। लेकिन गुस्से में शाओजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे पीछे से जू शाओ खींच लेता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है। जू शाओ उसके बाद शाओजी के पास जाता है और उसे शांत करवा के अपनी गोद में उठा लेता है और जाते हुए ली किंग की बकवास सुनकर फिर से उसे एक लात मार देता है। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने वाले थे, येंजू उनके सामने आ जाता है। उसके वहां आने की वजह पूछने पर वो अपनी बिजनेस मीटिंग बता देता है, लेकिन इस बात पर जू शाओ को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सब में कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है, लेकिन शाओजी येंजू के ऊपर पूरा भरोसा करती थी और उसके साथ चली जाती है। जू शाओ से बस इतना कहता है कि कुछ भी हो जाए वो शाओजी का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन ऑफिस में फियू शाओजी के ऊपर गुस्सा करती है कि उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, तो तभी शाओजी उसे कहती है कि उसने जानबूझकर उसे 305 में भेजा था कि उसे परेशान करे। फियू जू शाओ को वहां देख लेती है, जिस वजह से वो बताती है कि उसने 3005 बोला था और उसी रूम में जाने को कहा था, ना कि 305 में। जू शाओ सारी बात सुनकर शाओजी को ही सुनाकर चला जाता है। शाओजी जैसे अपने घर को जाने वाली होती है, एक औरत उसके ऊपर पेट्रोल फेंकती है, फिर उसे जलाने की कोशिश करती है। शाओजी को समझ नहीं आ रहा कि वो औरत कौन है और वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, तो वो औरत भी उसके पीछे भागती है। शाओजी येंजू को कॉल लगाती है हेल्प के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तभी एक कार से वो औरत टकरा जाती है, जिसके अंदर से जू शाओ बाहर आता है। जू शाओ उस औरत से पूछता है, पर वो बताती है कि ली किंग की वाइफ है, तो वो शाओजी को कार के अंदर बैठने के लिए कहता है। जू शाओ जैसे कार चलाने वाला होता है कि तभी वो औरत फिर से शाओजी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जू शाओ शाओजी को बचा लेता है। इस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। शाओजी उसका शुक्रिया अदा करती है। जू शाओ शाओजी को अपने घर ले आया था। शाओजी उसे अपने हाथ में दवाई लगाते देखकर उसकी हेल्प करने लगती है, तो वो अपना हाथ आगे कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, जिस वजह से हमारे हीरो का गला सूख रहा था। वहीं शाओजी का चेहरा लाल देखकर पूछता है कि क्या हुआ, ब्लश क्यों कर रही हो। शाओजी उसे मना करके वहां से जा रही होती है कि तभी जू शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वो फोन पर शाओजी का चेहरा दिखाता है जो सच में लाल हो रहा था। जू शाओ फिर से उसे पूछता है कि क्या वो मदद के लिए येंजू को कॉल कर रही थी, लेकिन वो मना कर देती है। वो बताती है कि वो पुलिस को कॉल कर रही थी। जू शाओ लेकिन उसका झूठ पकड़ लेता है और शाओजी को सोफे पर फेंक कर उसके ऊपर आ जाता है। वो बताता है कि येंजू के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन शाओजी ये नहीं मानती और वहां से चली जाती है। येंजू शाओजी को कॉल करके बताता है कि वो मीटिंग में था, जिसकी वजह से वो कॉल पिक नहीं कर सका। वहीं वो उस औरत के बारे में येंजू को कुछ भी नहीं बताती और येंजू उसे अपने साथ एक डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है। कॉल कट करने के बाद येंजू और उसके असिस्टेंट की बातों से हमें पता चलता है कि येंजू शाओजी को हर बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन जू शाओ उसे आखिरी समय में बचा लेता है।
उसे ये भी पता होता है कि जू शाओ और शाओजी एक साथ सो चुके हैं, जिस वजह से वो उसे सबके सामने एम्बेरस करने का प्लान कर रहा होता है। पार्टी में जू शाओ भी मौजूद था। शाओजी को जब ड्रिंक करने के लिए कहता है तो येनजू एक अच्छे बॉयफ्रेंड के नाते उसे ड्रिंक करने नहीं देता, उसके बदले खुद की ड्रिंक करने लगता है। लेकिन जू शाओ को भड़काने के बाद वो ड्रिंक करने लग जाती है। तभी येनजू भी उसके साथ करता है, कपल स्टाइल में। वहीं एक आदमी बताता है कि जाओशी को शायद उसने पहले भी जू शाओ का पार्टनर के तौर पर देखा है और शायद वो अभी भी क्लीन नहीं है। येनजू इस बात को लगा देता है। वो बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा है। तो वो आदमी अपने फोन में कुछ पिक्चर्स ढूंढने लगता है, तो जू शाओ उसे रोकता है और शाओजी से माफी मांगने के लिए धमकाता है। तो वो आदमी भी माफी मांगता है शाओजी से। वापस आते समय शाओजी येनजू के सामने कन्फेस कर लेती है कि वो और जू शाओ एक साथ सोए हैं, लेकिन येनजू को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में अभी भी वो है, इसीलिए वो हमेशा शाओजी के साथ ही रहेगा। येनजू शाओजी को उससे एंगेजमेंट करने का कहता है, तो शाओजी मना करती है, तो वो मना लेता है। उन दोनों के एंगेजमेंट की बात से शाओजी की मॉम बहुत खुश होती है। वहीं उसके घर पर कोई आया होता है। वो दरवाजा खोलती है और जू शाओ को सामने देखकर वापस दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन जू शाओ के सामने वो टिक नहीं पाती। तो जू शाओ जिसके बाद उसे खींचकर उसके रूम में लेकर जाता है और उसके हाथ शाओजी की एंगेजमेंट ड्रेस लग जाती है। शाओजी उसे वो लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके लिए मुमकिन नहीं था। जू शाओ उसे वो ड्रेस पहनकर आने को कहता है, जिसके बाद वो उसे खींचकर मिरर के सामने ले जाता है। जू शाओ से पूछता है कि क्या उसने येनजू को बता दिया कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो शाओजी बताती है कि वो येनजू को सारी बात बता चुकी है, लेकिन येनजू को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है और अभी भी वो उसके साथ रहना चाहता है उम्र भर। जू शाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो कैंची से उसके ड्रेस को कट करने लगता है। शाओजी उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनता, उल्टा उसे धमकी देता है कि अगर उसने येनजू के साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो उसे जान से मार डालेगा। शाओजी मौका देखकर जू शाओ के ऊपर कैंची से अटैक करने लग जाती है, तो उसका हाथ जू शाओ पकड़ लेता है। लगता है कि तुम्हें उसे मोहब्बत नहीं है, ठीक है, फिर मैं उसे जान से ही मार दूंगा। फोन पर येनजू को दर्दनाक आवाज सुनाकर शाओजी उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। वहीं जू शाओ शाओजी को लेकर येनजू के पास आया होता है। शाओजी से उसकी अधमरी हालत देखी नहीं जाती, तो वो जू शाओ के पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ने के लिए, और इसके बाद वो उससे जो बोलेगा वो करेगी। जू शाओ उसे किस करने के लिए कहता है, तो शाओजी उसके लिप्स पर किस करके जैसे ही पीछे हटने लगती है, तो जू शाओ उसे पकड़कर फिर से किस करने लग जाता है और उसके लिप्स को काटने लगता है। जू शाओ येनजू को छोड़ने का ऑर्डर देता है, शाओजी को अपने साथ ले जाता है। शाओजी जैसे ही जू शाओ की कार से उतरने वाली थी, सामने अपनी मॉम को देखती है, जो कि पड़ोसियों से उसके बारे में ही पूछ रही थी, जिसे देखकर वो जू शाओ के सीने में छुप जाती है। मॉम के जाने के बाद शाओजी भी जू शाओ के कोट को पहनकर चली जाती है। शाओजी की मॉम उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ थी, तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि वो येनजू के साथ बाहर गई थी। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जू शाओ को इन्फॉर्मेशन देता है कि येनजू के बारे में। हॉस्पिटल में असल में कभी उसका इलाज हुआ ही नहीं था, बस वो एक ड्रामा था सब कुछ उसकी मौत का, और ना ही कभी वो अब्रॉड गया था। और बताता है कि शाओजी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब में उसका हाथ है। शाओजी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मजबूरी में उससे बार गर्ल की जॉब करनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में जू शाओ बार बार कॉल करने के बाद शाओजी फोन उठाती है, तो उसे 2 मिनट में नीचे आने को कहता है। कार में जू शाओ उसे बताता है कि येनजू उसे हमेशा से नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसकी वजह से ही उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाई थी, लेकिन शाओजी ये मानने से इनकार कर देती है। जू शाओ उसे सबूत दिखाने का कहते हैं, लेकिन वो तो येनजू पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। जू शाओ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कार से बाहर धक्का दे देता है और मन ही मन में कहता है कि जब तक तुम हर्ट नहीं होगी तब तक यकीन नहीं करोगी। येनजू शाओजी के घर आता है। येनजू पूछता है कि आखिर वो उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। शाओजी अब जू शाओ के डर से उसे एंगेजमेंट करने से मना कर देती है, लेकिन येनजू से जू शाओ से डरने से मना करता है और एंगेजमेंट के लिए मना लेता है। एंगेजमेंट के दिन येनजू की मोम शाओजी और उसकी मोम की इंसल्ट करती है और शाओजी कुछ कहना चाहती है तो उसकी मोम उसे रोक लेती है, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी की खुशी ही मायने रखती थी। शाओजी के पीछे जू शाओ को देखकर उसकी मोम पूछती है कि क्या वो उसका फ्रेंड है। शाओजी बताती है कि बॉस है उसके। शाओजी की मोम जू शाओ को थैंक्स करती हैं उसकी बेटी को काम देने के लिए, लेकिन जू शाओ कहता है कि ये सब इसीलिए है क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज्यादा मेहनती है।
वहीं येनजू किसी को एक पेन ड्राइव देता है जो कि एंगेजमेंट के टाइम पर चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो शाओजी को लेकर जाता है जहां उनके स्कूल और कॉलेज के कुछ स्वीट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। उसी के बीच बार का फुटेज होता है जहां शाओजी दो लड़कों के बीच में बैठी पैसों के लिए ड्रिंक कर रही थी। येनजू फिर भी उसे एंगेजमेंट करने वाला होता है। ये देखकर उसकी मोम उसे बॉडीगार्ड से पकड़कर नीचे उतार लेती है और शाओजी को और उसकी मोम को बहुत ज्यादा बुरा बोलती है। लेकिन शाओजी को तो यही लगता है कि ये सब कुछ जू शाओ ने नहीं किया है। ये सब कुछ शाओजी की मोम बर्दाश्त नहीं कर पाती और गिर जाती है। शाओजी जब अपनी मोम के पास आती है तो वो पूछती है कि क्या ये वही है, और अगर है भी तो वो वापस उस नाटक में ना जाए, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं। शाओजी सबसे हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वहीं फिर वो जू शाओ से मदद मांगती है तो जू शाओ अपने असिस्टेंट से कहकर चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उसकी मोम पैरालाइज हो गई है और बाकी शायद ही वो चल पाए और उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। शाओजी अपनी मोम को देखकर बहुत बुरा फील करती है, जो कि अब बात भी नहीं कर पा रही थी, और उनसे कहती है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब सही कर देगी। शाओजी फिर से उसी क्लब पर जाती है, वहाँ वो पहले जॉब करती थी। वो येनजू को कॉल करती है बात करने के लिए, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वहीं उसे जू शाओ की मुलाकात होती है जो उसे बताता है कि सब में येनजू का हाथ है, लेकिन शाओजी फिर भी नहीं मानती। तो वो उसे कहता है कि अगर उसे अंधेरे में रहना है तो रहे, और अगर सच्चाई जाननी है तो उसकी कार में अभी भी सबूत पड़ा है। जू शाओ उन सबूतों को शाओजी को दिखाने के लिए इशारा करता है और फिर उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ जू शाओ शाओजी उसे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है। जू शाओ उसे बताता है कि अभी उसे अपनी मोम के लिए पैसों की जरूरत है, अगर वो हमेशा उसकी साइड उसके पास रहेगी तो उसके लिए अच्छा ही होगा। जिसके बाद शाओजी जू शाओ को बहुत ज्यादा करीब जाती है और उसे किस करती है, लेकिन जू शाओ को उसकी कोई सॉफ्ट किस पसंद नहीं आती, तो वो शाओजी को रूडली किस करने लगता है। वहीं येनजू का असिस्टेंट उसे शाओजी के बारे में बताता है कि येनजू को लगता है कि शाओजी जू शाओ से फाइट करने गई होगी जैसा कि वो चाहता है। तभी असिस्टेंट के पास एक कॉल आ जाती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा येनजू ने सोचा था, और येनजू को इस पर गुस्सा होता है। और वहीं हमारे जू शाओ और शाओजी अपने ही रोमांस की दुनिया में खोए हुए थे। तभी शाओजी के पास येनजू की कॉल आती है। जू शाओ कॉल उठाने वाला होता है, लेकिन शाओजी उसे रोकने लगती है, लेकिन वो समझाता है कि उसे ये फेस करना पड़ेगा, तभी उसका असली मकसद सामने आएगा। जिसके बाद जू शाओ कॉल पर येनजू को बताता है कि शाओजी और वो बेड पर रोमांस कर रहे हैं। ये सुनकर येनजू गुस्से में चिल्लाने लगता है, और वहीं जू शाओ शाओजी को जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जो कि फोन पर येनजू सुनता है। और इसी के साथ ही हमारे हॉट हीरो और क्यूट शाओजी का रोमांस कंटिन्यू होता है। अगले दिन हॉस्पिटल में येनजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शाओजी की मोम से मिलने आता है। वो बताता है कि शुरू से वही था जो शाओजी को बर्बाद कर रहा था। वो चाहता है कि शाओजी पूरी तरह तड़प तड़प कर मर जाए, और उसकी बेटी गंदी है जो दूसरों के बेड पर जाती है। शाओजी की मोम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पैनिक करने लगती है। तभी वहाँ शाओजी आ जाती है, जो उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। शाओजी बताती है कि उसे पूरा सच पता चल गया है कि जू शाओ सच कह रहा था उसके बारे में। येनजू जू शाओ के आते ही मन में सोचता है कि वो इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। 1 साल पहले उसके भाई को मार दिया था। वो जल्दी से शाओजी को अपने गले लगाकर माफी मांगने लगता है। जू शाओ गुस्से में शाओजी को उससे दूर करता है, और येनजू को जैसा ही थप्पड़ मारने जाता है तो येनजू की गर्लफ्रेंड शाओजी को उसके सामने धक्का दे देती है, जिसकी वजह से थप्पड़ उसे लग जाता है। येनजू ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे शाओजी ने उसे बचाने के लिए ही ये किया हो। जू शाओ शाओजी को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी येनजू उसे दूसरा हाथ पकड़ लेता है, और जू शाओ इस बार उसे खुद ही फैसला कर लेने को कहता है। तो शाओजी येनजू से अपना हाथ छुड़वा कर जाने लगती है। येनजू फिर से उसका हाथ पकड़ने लगता है तो वो थप्पड़ मारती है, तो येनजू की गर्लफ्रेंड शाओजी को मारती है। जू शाओ येनजू को मारता है, वहीं शाओजी भी येनजू की गर्लफ्रेंड को धक्का मारकर उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद येनजू फोन में एक फोटो देखता है जिसमें उसके साथ उसका जुड़वा भाई था। जू शाओ शाओजी का ध्यान रख रहा था। वो बताता है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा। जू शाओ जैसे ही शाओजी को किस करने जाता है तो वहीं शाओजी दूर हो जाती है। तो जू शाओ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बताता है कि जब तक वो उसके साइड रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। ऑफिस में न्यू डील की खुशी में फीजू सबको रात को पार्टी देगी, यह अनाउंसमेंट करती है। वहीं शाओजी को वो स्पेशली आने का कहती है।
जो कि वो मना कर रही थी। पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए एक लड़की को बुलाया जाता है जिसका नाम सी फेंग होता है। शाओजी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है। वहीं पीयू के साथ सी फेंग की बहस हो जाती है क्योंकि उसने उसे यहाँ शाओजी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था। शाओजी उसे शांत होने का कहकर अपने साथ बाहर ले जाती है। वहीं पीयू किसी को मैसेज करके कुछ भरोसेमंद आदमियों को भेजने का कहती है। पीयू गुंडों से बचकर भागते हुए जू शाओ के पास पहुंचती है और डरने की एक्टिंग करके उसके गले लग जाती है, जो कि शाओजी देख लेती है। वो गुंडे जू शाओ को देखकर डर के उसे माफी मांगने लगते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये लड़की उनके साथ थी। जू शाओ उनसे पूछता है कि आखिर वो पीयू के पीछा क्यों कर रहे थे, तो वो लोग बताते हैं कि शाओजी ने उन्हें ये करने के लिए बोला था। पीयू बताती है कि उसने शाओजी के दोस्त की इंसल्ट की थी, इसलिए वो बदला ले रही है। शाओजी वहां से जाने लगती है तो जू शाओ से सब पहले एक्सप्लेन करने को कहता है। शाओजी बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि वो इन गुंडों को दे सके, और अगर उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो वो चेक करवा सकता है। पीयू जांच की बात सुनकर घबरा जाती है और वो बताती है कि उसने उसे माफ किया। शाओजी जाते हुए उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकती है। जू शाओ इसके लिए उस पर गुस्सा करता है तो वो उसे कहती है कि अगर उसे ये औरत इतनी ही पसंद है तो उसे छोड़कर उसके साथ रह ले। जिसके बाद वो चली जाती है तो जू शाओ उन गुंडों को फिर से धमकाता है कि वो लोग सच्चाई बोल दें, तो वो गुंडे सच बोल देते हैं। उसके ऑर्डर मिलते ही वो गुंडे भाग जाते हैं। वहीं जू शाओ को पता होता है कि पीयू ने ही ये सब किया है जेलसी की वजह से। जू शाओ जाते हुए बताता है कि उसने बस इस बार के लिए उसे माफ किया। वहीं जू शाओ अपने घर के अंदर ही नहीं आ पा रहा था क्योंकि शाओजी ने घर को लॉक कर दिया था। जू शाओ अंदर आते ही शाओजी को पकड़कर कहता है कि तुम दिन के दिन डेयरिंग नहीं होती जा रही। शाओजी कहती है कि उसे लगा था कि वो आज पीयू के साथ रुकेगा। जू शाओ ने उसे बताया कि वो सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है और वो कहती है कि वो उसे रिजेक्ट करती है। वो जैसे ही शाओजी को किस करने जाता है तो वो अपना सर घुमा लेती है, लेकिन दूसरी बार जू शाओ की बात याद करके वो किस करने देती है। जू शाओ उसे एक बैंक कार्ड देता है। शाओजी को ना लेते देखकर वापस लेने ही वाला होता है कि शाओजी उस कार्ड को ले लेती है और बताती है कि वो पुअर है, लेकिन इतनी भी मजबूर नहीं। तो वो उसे कार्ड बताता है कि वो इसीलिए दे रहा है कि उस दिन उसने उसे थप्पड़ मारा था तो वो उसे अपोलोजाइज करना चाहता है। जू शाओ फिर शाओजी को अपने बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने को कहता है। अगले दिन ही शाओजी और एक सर्वेंट मिलकर गिफ्ट लाने को जाते हैं। तभी उसके सामने येंजू आता है जिसे वो इग्नोर कर देती है। शाओजी और वो सर्वेंट बात कर रहे होते हैं। तभी शाओजी कार में येंजू के थोड़ा दिखने वाले इंसान को देख लेती है। वो समझ जाती है कि कार के अंदर जो येंजू है वही उसका प्यार है। वो कार के पीछे भागने लगती है लेकिन वो कार को रोक नहीं पाती और गिर जाती है। वहीं जू शाओ को कब से शाओजी के लिए लाया हुआ डायमंड लॉकेट देख रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि शाओजी ने दूसरे येंजू को देखकर वो उसके पीछे पागल हो गई है और वो कार के पीछे भागी और गिर गई, ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगता है। और शाओजी के आते ही यू शाओ से पूछता है कि क्या अभी भी वो येंजू पर ही भरोसा करती है। तो शाओजी बताती है कि उसने अपनी आंखों से दो येंजू को देखा है। जू शाओ गुस्से में बताता है कि युआनशी फैमिली का वो एक ही बेटा है, लेकिन शाओजी अपनी आंखों देखी को झूठ नहीं मानना चाहती थी। इसीलिए जू शाओ उसे गुस्से में येंजू के घर लेकर जाता है, जहां जू शाओ के बॉडीगार्ड्स और शाओजी और जू शाओ दोनों देखकर वो लोग गुस्सा होते हैं। वहीं शाओजी से दूसरे येंजू की बात सुनकर वो सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देते हैं। शाओजी फिर उस सर्वेंट से पूछती है जिसके साथ उसने सुबह येंजू को देखा था। वो सर्वेंट बताती है कि वो उसका बेटा था जो कि आज हॉस्पिटल आया है और कार के लिए उसने येंशु फैमिली से रिक्वेस्ट की थी। वही यू शाओ शाओजी को लेकर ऊपर वाले फ्लोर में जाता है जहां वो उसे एक कमरे के अंदर जाने को कहता है। शाओजी उस दरवाजे पर नॉक करती है लेकिन कोई नहीं खोलता। जू शाओ उसे हटाकर खुद ही उस कमरे का लॉक खोल देता है और उसे अंदर जाने को कहता है। तभी वहां पर युआनशी फैमिली के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसे फिर से यकीन दिलाते हैं कि उनकी फैमिली का एक ही बेटा है, वो इस तरह आकर उनके फैमिली मेंबर्स को परेशान ना करें। और शाओजी उदास होकर रोते हुए जू शाओ के साथ चली जाती है। शाओजी के नहाने के समय जू शाओ उसके पास आकर बहुत ही स्वीट रोमांटिक बातें करने लग जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं होता कि ये जू शाओ ही है। वहीं थोड़ी देर में ही जू शाओ गुस्से में शाओजी के ऊपर बेदर्दी से पानी डालते हुए कहता है कि वो क्लीन नहीं है क्योंकि वो हमेशा दूसरे आदमी के बारे में सोचती रहती है। शाओजी भी उसे कहती है कि अगर उसे क्लीन की आदत ही चाहिए
तो वो फिर उसे छोड़कर फीजू के पास क्यों नहीं चला जाता। वहीं थोड़ी देर में जू शाओ शाओजी को बाथ टब से निकालकर बाथरोब में लपेटकर कंधे पर उठाकर बेड पर लाता है और फिर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। लेकिन शाओजी अब भी उससे गुस्सा होती है और कहती है कि मैं आपकी खरीदी हुई चीज़ हूँ, इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जू शाओ का बर्थडे होता है और शाओजी सर्वेंट की बात मानकर उसके लिए नूडल्स बनाती है, जिसमें वो आधा कच्चा सेब और आधे कच्चे अंडे डालती है, जिसे देखकर सर्वेंट अफसोस करता है कि उसने ये उसे कहा ही क्यों। जू शाओ नूडल्स को देखकर कहता है कि इसे कोई पीक भी नहीं खाएगा, लेकिन शाओजी जैसे ही उसे नूडल्स को लेने वाली होती है तो वो खुद ही उसे खाने लगता है और शाओजी के सामने अपने बर्थडे गिफ्ट को वो इग्नोर कर देता है। और जैसे ही शाओजी वहाँ से जाती है तो जू शाओ जल्दी से अपना गिफ्ट ओपन करता है। वो बेल्ट को देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे शाओजी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मॉम बहुत अच्छे से ठीक हो रही है, वो बहुत जल्द घर पर आ जाएंगी। ये जानकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। शाओजी को वापस आने के समय स्ट्रीट फूड की खुशबू से उल्टी आने लगती है तो उसे याद आता है कि इस मंथ के उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। शाओजी प्रेगनेंसी चेक करती है तो वो पॉजिटिव होता है। वहीं शाओजी के पास हवा की तरह जू शाओ आता है और उसे बेड पर ले जाता है। जू शाओ कमर से अपना बेल्ट निकालकर शाओजी के दोनों हाथों को बांध देता है। दोनों ही रोमांस में होते हैं कि तभी शाओजी जू शाओ से पूछती है कि क्या वो सच में बेबी चाहता है। जू शाओ मना करके उसके करीब जाने लगता है। तभी शाओजी बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो जू शाओ भी उसे छोड़ देता है। शाओजी अगले दिन हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो इस सब के लिए मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फीजू उसे देख लेती है और डॉक्टर से उसे शाओजी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। फीजू खुद को शाओजी के दोस्त बोलकर अबॉर्शन पेपर डॉक्टर से ले लेती है। अब जू शाओ और शाओजी बाहर आए होते हैं, तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है फ्लावर्स बेचने के लिए। जू शाओ उस बच्ची को सारे फ्लावर्स के पैसे देता है, लेकिन एक फ्लावर लेकर वो शाओजी को देता है, जिससे उन दोनों का ही मूड अच्छा होता है। शाओजी बताती है कि आज वो हॉस्पिटल गई थी, जहां डॉक्टर ने उसकी मॉम की बहुत जल्द रिकवरी के बारे में बताया और उसकी मॉम को बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो क्या वो इस बात पर अपनी मॉम से मिलने जा सकती है? तो जू शाओ जाने से पहले कहता है उसे रोमांस को स्पॉइल करना बहुत अच्छे से आता है और शाओजी मुस्कुराती है। शाओजी घर लौट रही होती है कि तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। वहीं फीजू बहाने से जू शाओ के घर में अबॉर्शन पेपर रख कर जाती है। हॉस्पिटल में शाओजी को नर्स बताती है कि उसका बेबी नहीं रहा। शाओजी जब घर पहुंचती है तो जू शाओ उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे लग रहा होता है कि शाओजी ने खुद उनके बेबी को मार दिया। शाओजी बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से बेबी नहीं रहा, लेकिन वो नहीं मानता और उससे निकल जाने को कहता है। शाओजी उसके पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल के लिए पैसे पे करेगी, लेकिन जू शाओ नहीं मानता और उसे गुस्से में चले जाने को कहता है। शाओजी को रास्ते में येंजू का आदमी किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ, जो कि बार क्लब का डायरेक्टर होता है, वो शाओजी को रूम के अंदर भेजती है। शाओजी जू शाओ को वहाँ देखकर डरते हुए उसके पास जाती है। जू शाओ उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है। तुम पैसा कमाने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। शाओजी जैसे ही बेबी के बारे में बोलना चाहती है तो जू शाओ उसका मुंह बंद कर देता है, उसे बेबी के बारे में बोलने नहीं देता और कहता है कि उसे ये सब बोलने का हक नहीं है। जू शाओ बाहर आकर शाओ को बताता है कि शाओजी के पास उसे छोड़कर और कोई नहीं जाना चाहिए। शाओ को येंजू ने पहले ही शाओजी को घटिया से घटिया आदमियों के पास भेजने के लिए पैसे दे दिए थे। जू शाओ को वो हाँ कर देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शाओजी के घर जाते समय जू शाओ उसके ऊपर नजर रखता है। असिस्टेंट के कहने के बाद वो उसे कार में नहीं बुलाता था। अगले दिन शाओजी क्लब में आदमियों से बचते हुए जू शाओ से टकरा जाती है। जब जू शाओ को पता चलता है कि वो आदमी शाओजी के साथ सोना चाहते हैं, इससे वो गुस्सा हो जाता है। बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़कर जू शाओ के प्राइवेट रूम के अंदर ले जाते हैं। जू शाओ शाओजी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर गुस्से में उस आदमी का हाथ कुचलने लगता है। वो आदमी माफी मांगता है। उसे पता नहीं था कि जू शाओ की वुमेन है वो। जू शाओ से वार्निंग देकर उसके सर पर बोतल फोड़ देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर शाओ को भी लाया जाता है और उससे सब कुछ पूछा जाता है और उसके बाद जू शाओ शाओजी पर गुस्सा करने लगता है। जू शाओ से जबरदस्ती ड्रिंक पिलाकर उसके ऊपर पैसे फेंक देता है। तब उसे अपनी मॉम के हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसा मिल गया था। ये सब उनके लिए ही तो वो कर रही थी। शाओजी को बहुत बुरा लगता है। उसके पास जू शाओ के सर्वेंट का मैसेज आता है। ली उसे बताती है कि फीजू उस दिन घर आई थी।
वो जू शाओ के साथ बात करने के लिए 1 मिनट मांगती है। जू शाओ कहता है कि वो उसे थोड़ा सा वक्त दे सकता है, तो वो बताती है कि वो हॉस्पिटल गई थी लेकिन उसने अबॉर्शन नहीं करवाया और बेबी के ना रहने की वजह कार एक्सीडेंट है जो फीजू ने करवाया है। अगर वो अभी भी सच का पता नहीं लगाता तो एक दिन उसे अफसोस होगा कि उसने फीयू के ऊपर भरोसा किया। जू शाओ उसे ही सुनाकर वहां से चला जाता है। जू शाओ घर आकर जब अपने सर्वेंट मिस ली से पूछता है कि फीयू क्या सच में डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी, तो जू शाओ असिस्टेंट की सारी बातों का पता लगाने के लिए कहता है और वो उनके बेबी के लिए उदास था। शाओ जी हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देती है और नर्स की बात पर खुश होती है क्योंकि उसकी मोम को बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं असिस्टेंट जू शाओ को प्रूफ के साथ बताता है कि शाओ जी ने जो भी कहा है वो सच है। जू शाओ गुस्से में फीयू को लाने का ऑर्डर देता है। फीयू को वहां पकड़ने के बाद जू शाओ गुस्से में उसे थप्पड़ लगाता है। हिम्मत कैसे हुई उसके बेबी को मारने की। फीयू कहने लगती है कि वो लड़की उसके बेबी को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वो तो बस उसे खेल खेल रहा था। अगर वो उसे बच्चा चाहिए तो वो पैदा करेगी। जू शाओ उसे किक करता है और फीयू की मौत से भी बुरी सजा देने के लिए बोलता है और खुद शाओ जी को लेने के लिए चला जाता है। येन यू हॉस्पिटल में शाओ जी की मोम को बता देता है कि उनकी बेटी फिर वही काम कर रही है जिस पर शाओ जी की मोम का भरोसा नहीं करती। तो येन यू उसे अपने साथ चलने को कहता है और मैसेज करके शाओ जी के पास एक बूढ़े आदमी को भेजता है जो शाओ जी को एम्बेरस करे। और शाओ जी की मोम जैसे ही अपनी बेटी को फिर से वही काम करते हुए देखती है तो उन्हें सदमा लग जाता है और वो बाहर भाग जाती हैं और शाओ जी भी उनके पीछे भागती है। शाओ जी की मोम को होश ही नहीं होता, तभी वो एक कार से टकरा जाती हैं। जू शाओ वहां आता है और शाओ जी उसे ही अपनी मोम की हालत के लिए कसूरवार मानती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताती है कि शाओ जी की मोम मर चुकी हैं। जू शाओ उसे बहुत मुश्किल से संभालता है। जू शाओ शाओ जी के घर आता है जहां वो उसको अपने करीब नहीं आने दे रही थी। जू शाओ उसे जबरदस्ती गले लगाकर साथ लेकर जाता है। जू शाओ उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो पी नहीं रही थी। जू शाओ फिर सूप को अपने मुंह में लेकर किस करके शाओ जी को पिलाता है, जिसके बाद शाओ जी जू शाओ को थप्पड़ मारने लगती है। जू शाओ नीचे जाकर ड्रिंक करता है। तभी सर्वेंट बताती है कि शाओ जी कुछ भी नहीं खा रही है। शाओ जी सपने देखती है, उसकी मोम उसे दूर जा रही है और वहीं उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। जू शाओ को शाओ जी की चीख सुनाई देती है जिसे वो ऊपर की तरफ भागता है। शाओ जी को रेलिंग के ऊपर देखकर उसे नीचे उतारता है। शाओ जी रोते हुए कहती है कि उसका बेबी और उसकी मोम दोनों ही उसे छोड़कर चली गई। वो अब उनके पास जाना चाहती है। जू शाओ समझ जाता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। शाओ जी को वो जबरदस्ती गले से लगाता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट बताता है कि शाओ जी की मोम को येन यू ही हॉस्पिटल से लेकर गया था, लेकिन ये बात शाओ जी को नहीं पता और जू शाओ से न बताने का फैसला करता है। शाओ जी जब नींद से उठती है तब वो जंजीरों से बंधी होती है। जू शाओ बताता है कि वो नहीं चाहता कि वो मर जाए। शाओ जी उसे थप्पड़ मारती है तो जू शाओ उसे किस कर लेता है। शाओ जी उसे और जोर के काटती है तो वो भी उसके लिप्स को काटता है। शाओ जी जब उदास बैठी होती है तो वो उसके पास एक छोटी सी डॉग आती है। जू शाओ शाओ जी की आवाज सुनकर अंदर आता है लेकिन शाओ जी चिल्लाकर उसे बाहर भेज देती है। सर्वेंट ली जब रूम में आती है तो शाओ जी उसे जंजीरें खोलने के लिए कहती है क्योंकि उसे नीचे जाकर खाना खाना था। जू शाओ शाओ जी को देखकर खुश होता है और एक साथ वो डिनर करने लगते हैं। शाओ जी मन ही मन में डिसाइड करती है कि वो जू शाओ को मार देगी। नेक्स्ट डे शाओ जी उसी डॉगी के साथ खेल रही होती है, तभी वो खिलौना पेड़ पर अटक जाता है। शाओ जी का हाथ इतने ऊपर नहीं जा रहा था, तभी जू शाओ उसे ऊपर उठा लेता है। जू शाओ शाओ जी को अपनी गोद में लेकर बैठता है और उसे किस करना चाहता है। शाओ जी उसे टच करने से मना करती है। जू शाओ उसे फिर गले लगा लेता है। शाओ जी अपनी मोम की मौत को याद करके किचन से नाइफ लेती है उसे मारने के लिए। वो जू शाओ के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहां पर बॉडी गार्ड आ जाता है जो कि ये देख लेता है, लेकिन वो उस नाइफ को छुपा लेती है जिसे जू शाओ को कुछ भी पता नहीं चलता और शाओ जी कंफ्यूज होती है कि इसने उसे बचाया क्यों। बाद में बॉडीगार्ड शाओ जी के पूछने पर उसे बताता है कि यहाँ येन जू ने उसे भेजा है जू शाओ को मारने के लिए। बैड बॉडीगार्ड उसे भड़काते हुए बताता है कि शाओ जी को प्रॉपर लर्न करके जू शाओ को मारना पड़ेगा। जू शाओ जैसे उसकी मोम को मारता है अब वैसे ही जू शाओ की भी मौत होगी। शाओ जी इसके लिए मान जाती है। जू शाओ की जासूसी करती है लेकिन गुड बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। जू शाओ के
पूछने पर वो उसे बताती है कि वो उसे ही ढूंढने आई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और गुड बॉडीगार्ड को वहां से भेजने के बाद जू शाओ खुद उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसके साथ ही वो सो जाता है। शाओजी को लगता है कि वो सो गया है, इसीलिए स्टडी रूम में वो उसका लैपटॉप चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। वहीं जू शाओ जागा हुआ होता है। शाओजी जैसे ही वापस आकर लेटती है तो वो पूछता है कि कहाँ गई थी। तो जू शाओ जैसे ही ये पूछता है तो वो पानी पीने का बहाना बना लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उसके साथ सो जाता है। वह जू शाओ देखता है कि उसका गिफ्ट किया हुआ लॉकेट शाओजी ने डॉगी को पहना दिया है। शाओजी उसे बताती है कि वो अपने गिफ्ट को जो चाहे वो कर सकती है। जू शाओ से फिर भी गुस्सा नहीं होता। शाओजी जू शाओ के खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लाती है, लेकिन जू शाओ उसके साथ रोमांस करने लगता है क्योंकि उसको शाओजी के खाना नहीं खाना था। जू शाओ के लैपटॉप पर मैसेज आता है जो कि वो देख लेती है, जिसके बाद वो लोग अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। जू शाओ शाओजी को बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स देते देख लेता है। जू शाओ से समझाता है कि फीजू ने भले उनके बेबी को उनसे छीन लिया हो, लेकिन वो लोग दूसरा बेबी तो प्लान कर सकते हैं। शाओजी इसके लिए नहीं मानती और इस बार वो टैबलेट्स लेने से जू शाओ से नहीं रोक पाता। जू शाओ डिनर के समय शाओजी को वैलेंटाइंस के लिए उसे गिफ्ट देता है क्योंकि कल वो कहीं और जाने वाला था। वो शाओजी को कपल रिंग पहनाता है तो वो मना करती है, तो जू शाओ उसे बस एक दिन के लिए पहनने के लिए कहता है तो वो भी मान जाती है क्योंकि कल वो उससे फ्री होने वाली थी। जू शाओ फिर खुद ही वहाँ अंगूठी पहन लेता है। जू शाओ शाओजी से पूछता है कि अगर वो मरने वाला होता तो वो उसके लिए कैसी मौत चाहती, तो शाओजी हार्ट ब्रोकन जवाब देती है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। जू शाओ जाने से पहले शाओजी को गले लगाता है। ठीक उसी समय शाओजी उसकी पॉकेट में ट्रैकर डिवाइस रख देती है जो कि उसके बाद बैड बॉडीगार्ड ने दी हुई थी। वहीं सारी जगह युआनशी ग्रुप के बैंकरप्ट होने की न्यूज चल रही थी और असिस्टेंट जू शाओ को बोल रहा था कि ये उनके लिए बहुत ही छोटी सजा है। उन्होंने तो शाओजी की मॉम को मार दिया और उन्हें भी बहुत हर्ट किया। जू शाओ उसे भी इस बारे में बात करने के लिए मना करता है। जू शाओ ठंड में खड़ा होता है कि उसका गुड बॉडीगार्ड उसे बताता है कि वो जो भी कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। जू शाओ उसे उसके मामले से दूर रहने के लिए कहता है और फिर बुद्धा टेंपल में जाकर शाओजी के मोम और न्यू बेबी के लिए प्रेयर करता है। वहीं असिस्टेंट और गुड बॉडीगार्ड की बातों से हमें पता चलता है कि हमारे हीरो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते, सिर्फ हमारी हीरोइन के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और फिर हम शाओजी को कैफे में उसी बैड बॉडीगार्ड के साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो बताता है कि जू शाओ बुद्धा टेंपल में है शाओजी, लेकिन जो उसने गुनाह किया है उसके लिए भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। बैड बॉडीगार्ड के कहने पर शाओजी जू शाओ को कॉल लगाती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने उसके बेबी का अबॉर्शन भी करवा दिया है। जू शाओ जो कि खुश था, अब उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। तब ये गोली उसके सीने में आकर लगती है और वहीं उसकी आवाज सुनकर शाओजी की आंखों में पानी आने लगता है। वो रोना नहीं चाहती थी, फिर भी वो रोने लगती है और बैड बॉडीगार्ड उसे बताता है कि जू शाओ मर चुका है। शाओजी अपनी मोम की कब्र के पास आई थी। वो अपनी रिंग को वहीं दफना देती है, जिसके साथ हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां शाओजी अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में थी। वॉशरूम से लौटने के बाद उन्हें एक रिंग मिलती है और उसे देखते हुए शाओजी फौरन ही पहचान जाती है कि वो जू शाओ की है और डॉगी अचानक से भागकर जू शाओ के पास चला जाता है। शाओजी डॉगी को ढूंढ रही होती है कि तभी कोई उसे पूल में धक्का दे देता है, लेकिन जू शाओ से बचा लेता है। शाओजी उठती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और पास में कुछ कपड़े रखे हुए थे और जू शाओ गुड बॉडीगार्ड के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि शाओजी को उसी ने ही धक्का दिया था। जू शाओ शाओजी के सामने नहीं आता और उसे दूर से ही फॉलो करता है। पार्टी में शाओजी ज्यादा पी लेती है तो उसे एक ऑफिस कोलीग छोड़ने आता है। वहीं ये कोलीग उसे पसंद भी करता था। जू शाओ को ये देखकर जलन होती है और उस लड़की को धमकाता है कि अगर वो इसके आसपास भी दिखा तो वो उससे ऊपर भेज देगा। जू शाओ शाओजी को सुलाकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसके मुंह से जू शाओ के लिए हेट क्यों निकलता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो कोलीग शाओजी से ऐसे दूर भागता है कि जैसे वो कोई भूत हो। युआनशी फैमिली के सर्वेंट शाओजी को युआन यू से मिलाने के लिए ले जाती है और जू शाओ ये सब भी देख लेता है। युआन यू से शाओजी को पूरी सच्चाई पता चलती है। युआन यू की वजह से ही उसकी मॉम की मौत हुई थी और वो युआन यू नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। अगले दिन जू शाओ को शाओजी को युआन यू के साथ देखकर जलन होती है और युआन यू से बताता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। व्हील चेयर पर जिंदगी बिताना उसे बहुत बुरा लगता है और उसे मरना इसे कहीं ज्यादा बेटर लगता है।
अब शाओ जी के घर लौटते समय एक कार उसका पीछा करती है जिसमें से जू शाओ निकलता है और जू शाओ उसे पकड़कर अपने घर ले जाता है। शाओ जी को लग रहा था कि वो बदला लेने को आया है। उसके पास गोली का निशान दिख रहा था, लेकिन वो शाओ जी को बताता है कि उसे शाओ जी के साथ रहना था, इसीलिए वो बच गया। शाओ जी जू शाओ को सोते देखकर उसके गोली के निशान को टच करती है। वहीं जू शाओ सपने में देखता है कि शाओ जी ने उसे फिर से गोली मार दी है। शाओ जी नेक्स्ट डे काम के लिए जा रही होती है, तभी वो शाओ जी को रोक लेता है कि अगर वो जू शाओ को किस करेगी तभी वो वहां से जा पाएगी। शाओ जी फिर जू शाओ की गर्दन पर काट लेती है। काम खत्म होने के बाद शाओ जी युआन यू से मिलने आती है। वहीं उसके पीछे ही जू शाओ भी आ जाता है। युआन यू को जू शाओ के बारे में उसके सर्वेंट से पहले ही पता लग चुका था। शाओ जी जब युआन यू के खाना बनाने की बात करती है तो जू शाओ से बकवास नूडल्स याद करवाता है, उसकी बर्थडे पर जो उसने बनाए थे। युआन यू के कहने पर जू शाओ उसे बाहर ले जा रहा था, तभी उसे शाओ जी रोक लेती है। जू शाओ बताता है कि हम इसे कुछ नहीं करेंगे। जू शाओ और युआन यू बात कर रहे थे, तभी शाओ जी उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आती है। युआन यू शाओ जी को उसे खिलाने के लिए कहता है, तभी जू शाओ मना करके उसे अपने हाथों से खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ भी किसी से कम नहीं थे। जू शाओ शाओ जी बाहर रिपीट कर रहा था और उसके आते ही वो गुस्सा करता है। घर पहुंचकर शाओ जी उससे पूछती है कि वो क्या खाएगा, वो उसके लिए बना देगी। जू शाओ उसके खाने की बात करता है, लेकिन शाओ जी डिसाइड करती है कि वो उसके लिए सूप बनाएगी। शाओ जी को सूप टेस्ट करते देख जू शाओ उसे किस करता है और फिर बताता है कि सूप थोड़ा फीका है। जू शाओ जब सूप पीता है तो उसका मुंह बिगड़ जाता है। जाओशी कहती है कि उसने कहा था कि ये फीका है, इसलिए उसने नमक ऐड कर दिया। जू शाओ के पास मैसेज आता है कि फीजू भाग चुकी है, इसीलिए वो शाओ जी को कहीं जाने के लिए मना करता है। अगर वो नहीं मानेगी तो वो पहले की तरह उसे जंजीरों से बांध देगा। शाओ जी एक शर्त पर ही रुकती है, अलग कमरा मिलेगा तभी वो रुकेगी, लेकिन रात को जू शाओ उसके पास आकर सोता है। शाओ जी के फोन पर युआन यू के सर्वेंट की कॉल आती थी, लेकिन जू शाओ नहीं उठाता। वहीं सर्वेंट जब जाओशी से मिलने आती है तो पता चलता है कि युआन यू मर चुका है और उसने उसके लिए गुड बाय मैसेज भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें उनके प्यार की पुरानी यादें थी। युआन जी की सर्वेंट बताती है कि उसने शाओ जी को कॉल की, लेकिन किसी ने फोन ही नहीं उठाया। शाओ जी समझ जाती है कि जू शाओ ने ये जलन की वजह से किया होगा। जू शाओ शाओ जी से माफी मांगता है और शाओ जी को बताता है कि वो उसे हेट करती है, लेकिन उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। शाओ जी उसे नाराज नहीं होती। जू शाओ डिनर के समय शाओ जी को पूरा ध्यान देता है और उसका ध्यान रखता है। जू शाओ को जब पता चलता है कि वो शाओ जी अब्रॉड जाने वाली है तो उसके लिए वो राजी नहीं होता। शाओ जी जू शाओ से कहती है कि वो उसके हाथों से मरते मरते बचा है, फिर भी वो उसे क्यों रोक रहा है और उसके साथ क्यों रहना चाहता है। तो जू शाओ बताता है कि वो जो कहेगी वो होगा, लेकिन वो उसको छोड़कर नहीं जा सकती। सर्वेंट ली के साथ शाओ जी शॉपिंग पर आई होती है, लेकिन जब वो नहीं मिल रही थी तो जू शाओ को लगता है कि शाओ जी भाग गई है। जू शाओ जब रेस्टोरेंट में जाता है तो सबके ऊपर चिल्ला रहा था, तभी उसके पीछे शाओ जी आ जाती है। शाओ जी को देखकर जू शाओ उसे गले लगा लेता है और शाओ जी बताती है कि किसी ने उसका आईडी ले लिया था, अगर वो उसे लौटा दे तो वो जा सकती है। नेक्स्ट सीन में जू शाओ परेशान होता है। उनके पास जो डॉगी था वो फीमेल नहीं बल्कि मेल था और जू शाओ उस डॉगी को शाओ जी के पास नहीं रखना चाहता था। शाओ जी उसकी बातों से परेशान होकर डॉगी को लेकर चली जाती है। उसे तो समझ में भी नहीं आता कि जू शाओ ये कैसी बातें कर रहा है। जू शाओ का असिस्टेंट आकर बताता है कि फीयू भागकर हंग फैमिली के पास गई है। शाओ जी सर्वेंट के साथ टेंपल जाती है प्रेयर करने के लिए। वो 3 छोटे पत्थर देखती है और एक में उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ होता है और टेंपल के गुरु से पूछने पर उसे पता चलता है कि जू शाओ ने ही ये सब किया है। फिर शाओ जी उसी जगह जाती है जहाँ पर जू शाओ को गोली लगी थी और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने सच ना जानकर जू शाओ को बहुत ज्यादा दर्द दिया है। वहीं सर्वेंट उसे रोते देखकर टेंपल के अंदर ले जाती है, जहां फीयू उसे बंदी बना लेती है और जू शाओ फीयू से रिक्वेस्ट करता है कि शाओ जी को छोड़ दे और शाओ जी के बदले में बेशक वो जू शाओ को मार दे। और फीयू को ये बात सुनकर बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो किसी और से प्यार करता था और वो फीयू में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन वो इस डील के लिए मान जाती है और जू शाओ के हाथ बांधकर उसे नीचे बैठने के लिए कहती है।
शाओ जी जू शाओ की ऐसे इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और फीजू को धक्का देकर वो जू शाओ के पास जाने लगती है। वो शाओ जी को गले लगाता है और फीजू को एक किक मारकर दूर फेंक देता है। और फिर जू शाओ शाओ जी पर गुस्सा करता है कि अगर उसे चोट लग जाती तो। वहीं बॉडीगार्ड्स फीजू को वहां से ले जाते हैं। घर पर जू शाओ शाओ जी की चोट पर बर्फ लगा रहा होता है। तभी शाओ जी उसे गोली से लगी चोट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो हमेशा इस निशान को अपने पास रखना चाहता है और वो इसे भुलाना नहीं चाहता है। और शाओ जी फिर अपने लिप्स में बर्फ लेकर जू शाओ की उस चोट पर लगाती है। इससे जू शाओ अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों ही एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जू शाओ शाओ जी को काम से पिक करने के लिए जाता है, वो भी फ्लावर्स लेकर। वहीं नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि शाओ जी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और उस डॉक्टर को भी शाओ जी याद होती है क्योंकि वो अपने फर्स्ट टाइम के बाद यहाँ पर ही ट्रीटमेंट के लिए आई थी। और डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या अभी भी आपका बॉयफ्रेंड इतना ही रफ है। और ये बात जू शाओ भी सुन लेता है और जैसे ही शाओ जी वहां से जाने लगती है तो जू शाओ उसे टीज करता है इस बात के लिए। रात में हम शाओ जी को देखते हैं कि जैसे ही वो रूम में आती है जू शाओ उसे बेडरूम में ले जाता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और नेक्स्ट डे जू शाओ डॉगी के साथ होता है और शाओ जी वहीं आकर उसे लव यू बोलती है तो जू शाओ वहीं प्यार में उसे कबूल कर लेता है और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। और किस के साथ ही हमारी ये रोमांटिक स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रोमांटिक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।